सभी विद्यार्थियों नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अजय सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए क्लास 9 के एक और धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ रहे थे, जब हम लोग ठोस को गर्म कर रहे थे, ठोस को गर्म कर रहे थे तब क्या हो रहा था, ठोस को गर्म कर रहे थे तो वो द्रव में चेंज हो रहा था, द्रव को और गर्म कर रहे थे, द्रव को और गर्म कर रहे थे तो वो किस में बन रही थी, गैस में बदल रही थी। मतलब ठोस को गर्म किया, ठोस को गर्म किया तो जल बनना था, द्रव बनना था, द्रव को और गर्म किया तो गैस बन रही थी। गैस को ठंडा कर रहे थे, गैस को जब ठंडा किया था, गैस को ठंडा किया था द्रव बनी थी, द्रव को और ठंडा किया था तो बर्फ बनी थी। हमने देखा था एक साइकिल जैसी प्रोसेस चल रही थी, एक से दूसरी स्टेट हमें मिल रही थी, पदार्थ की एक स्टेट से दूसरी स्टेट हमें मिल रही थी। बस क्या करना पड़ा था, टेम्परेचर में थोड़ी छिड़कानी करनी पड़ी थी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम करने से क्या पदार्थ की स्टेट चेंज हो रही थी, पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो रही थी। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम में ये देखा था, हम लोगों ने एक पदार्थ भी लिया था जिसकी अवस्थाएं चेंज करके थे, स्टेट चेंज करके देखे थे। जल लिया था, जल को हम लोगों ने क्या किया था, जल को हम लोगों ने जैसे ही ठंडा किया था, जल को ठंडा किया था बर्फ बनी थी, जल को ठंडा किया था तो बर्फ बनी थी। मतलब बर्फ, बर्फ को हम लोगों ने गर्म करा, बर्फ को हम लोगों ने गर्म किया था, बर्फ को गर्म किया तो द्रव बनना था, मतलब जल बनना था, जल को और गर्म किया तो जल वाष्प बन रही थी, जल वाष्प को ठंडा कर रहे थे, जल वाष्प को ठंडा कर रहे थे तो द्रव फिर से बनना था, और द्रव को और ठंडा कर रहे थे, द्रव को और ठंडा कर रहे थे तो ठोस बनना था हमारी, यानी कि बर्फ बननी थी। मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये चलती रहती है। केवल किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम और ज्यादा होने से क्या हो रहा है, हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही है, हमारा स्टेट चेंज हो रहा है पदार्थ का। समझ में आया? आज उसी सिलसिले में हम लोग आगे चलते हैं, उसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है देख लेते हैं। हमसे ये कह रहा है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं। मतलब द्रव्य की अवस्था परिवर्तन यानी कि अब पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, पदार्थ की कुछ अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, उसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हमें पढ़नी है, वो पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं जो आपके काम आएंगी, यहां भी आएंगी, आगे भी काम आएंगी। ठीक है, तो एक एक परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलो देखते हैं। पहली हमारी क्या है, गलनांक। आप लोगों ने कई बार सुना होगा इससे, गलनांक। गलनांक इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमपी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग से ही समझ आ रहा है, मेल्ट हो रही है। मेल्ट, मेल्ट माने आपने सुना नहीं होगा, बर्फ मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है मतलब पिघल रही है। कोई भी चीज मेल्ट होती है मतलब पिघल रही है, कोई भी चीज पिघल रही है मतलब कहते हैं देखो ये देखो यार, देखो 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 मेल्ट हो रही है मतलब पिघल रही है, बोलते हैं ना। तो पहली परिभाषा हमारी क्या है, गलनांक, यानी कि पहला शब्द क्या है, गलनांक। हमें ये देखना है, गलनांक की परिभाषा को जानना है, गलनांक बोलते किसे, कहते किसे हैं, गलनांक में होता क्या है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला हमारा शब्द क्या है, गलनांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। परिभाषा क्या है, वह तापमान, वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, होने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। परिभाषा दोबारा से पढ़ते हैं। वह तापमान, कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा, कोई ऐसा तापमान होगा जिस पर कोई ठोस, कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, द्रव में परिवर्तित होने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। कितनी आसान परिभाषा है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया? मतलब वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो गया, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, होने लगता है, हुआ नहीं है, होने लगता है, गलनांक कहलाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझा दे आपको, जैसे आपने लोहे को गर्म किया, एक लोहे का कोई
वस्तु ली, कोई एक पदार्थ ले लोहे का, उसे आपने गर्म करना किया, मेल्ट करना स्टार्ट किया, मतलब पिघलाना स्टार्ट किया, गलना उसे स्टार्ट किया, आपने टेम्परेचर दिया, मतलब आपने कोई लोहे की चीज ले रखी, अब उसे आप गर्म कर रहे हैं, उसे आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करते 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 आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाओ। आपने क्या किया, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाया। आपने जो कोई भी एक लोहे की छड़, मान लो कोई एक लोहे की छड़ ले ली आपने, मान लो ये एक लोहे की छड़ है, आपने लोहे की एक छड़ ले ली, इतनी छोटी ले ली। अब आपने क्या किया, आपने कहा इसका हमें गलनांक पता करना है, गलनांक कितना है, आपने उसे गर्म करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया, इससे है तो ठोस, क्योंकि ये लोहे का है, लोहे का मतलब ठोस है, हमने क्या बोला, इसे मान लो, अभी आप क्या मान लो, इसे ये लोहे की छड़ है, ये क्या है, लोहे की छड़ है। अब इसे हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं, लोहे की छड़ को हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे ही एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये गलना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। हमने इसे 30 डिग्री टेम्परेचर दिया, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1750, 1800। जैसे ही हम इस लोहे की छड़ को 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 1800 टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब ये ठोस द्रव में बदलना, परिवर्तित होने लगेगा, द्रव में बदलना स्टार्ट कर देगा। तो लोहे का गलनांक कितना हो गया, 1800 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक कितना हो गया, 1800 डिग्री सेल्सियस। मतलब यह 1800 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है, 1800 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिस पर यह लोहा क्या, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगता है। हुआ नहीं है, होने लगता है, क्या कहलाएगा, वह टेम्परेचर इस लोहे की छड़ का गलनांक कहलाएगा। वह टेम्परेचर कौन सा, 1800 डिग्री सेल्सियस, इस लोहे का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। यही तो परिभाषा पढ़ रहे थे, आ जाओ देख लेते हैं। वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, द्रव में परिवर्तित होने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। वो टेम्परेचर 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस वो टेम्परेचर पे वो चीज पिघलने लगे, ठोस द्रव में बदलने लगे, ठोस द्रव में बदलने लगे, वह उसका क्या कहलाएगा, है गलनांक कहलाता है। समझ में आ गई, आगे बढ़े। गलनांक उतरेगा नहीं, भले ही आप गल जाना, लेकिन गलनांक को मत निकालने देना अपने दिमाग से। समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, सेकंड शब्द। एक एक डेफिनेशन को दिल और दिमाग दोनों से समझेंगे आप। समझ में आया, उसका कारण ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करते हैं। मैं एक एक को आराम से बताता हुआ चलूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना टाइम अपने पास पर्याप्त है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अच्छे से समझेंगे। आज समझ लिया, लाइफ में दोबारा गलनांक की परिभाषा ना पढ़नी पड़े, ऐसा करके आज छोड़ेंगे। सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ, आर यू रेडी? चलो आ जाओ, दूसरा शब्द देख लेते हैं, गलन या संगलन। देखो नाम एक ही है, गलन बोलो या संगलन बोलो, गलन संगलन, गलन संगलन, संगलन गलन, गलन संगलन, एक ही शब्द है। इससे परिभाषा पूछ ले, इससे परिभाषा पूछ ले, आपको यही परिभाषा लिख के आनी है। क्या है, देखो इन दोनों में अंतर है। यहाँ गलनांक था, यहाँ गलन है। परिभाषा पढ़ लेते हैं, आपको अंतर बताते हैं दोनों में क्या है। किसी ठोस पदार्थ का, यहाँ भी ठोस था, यहाँ भी ठोस है, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संगलन या गलन कहलाता है। यहाँ पे लिखा है द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, ठोस अवस्था का द्रव में परिवर्तन होना गलन या संगलन कहलाता है। यहाँ परिवर्तन हुआ नहीं था, यहाँ होना शुरू होता है, यहाँ होना शुरू होता है। देखा ना, परिवर्तित होने लगता है, यहाँ परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन हो चुका है, यहाँ ठोस से द्रव बन चुका है। गलन संगलन, गलन और संगलन में क्या हो रहा है, गलनांक में क्या होता है, गलनांक में क्या हो रहा है, कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, ना कि हुआ नहीं है, अभी होने लग रहा है, होना लगने लगा है, ठोस से द्रव में बदलने लगा है, लेकिन अभी बदला नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे बदल गया, यहाँ बदल गया।
किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संगलन कहलाता है। यानी कि ठोस से कोई चीज द्रव बन गई है, हम क्या बोलेंगे? गल गई है, यही तो बोलते हैं। फ्रीज में से जब आप बर्फ निकाल के रख देते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं वो पानी बन चुका होता, वो हमारा क्या हो गया? गलन। क्यों? वो पिघल नहीं रही है, पिघल चुकी है, पानी बन चुका है, द्रव बन चुका है, मतलब वहां क्या हो गया? गल गई। हम लोग कहते हैं ना बर्फ पूरी गल गई, पिघल गई पूरी, तो वो वहां गलन हो गया, संगलन हो गया। जहां बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाए, पिघलना स्टार्ट हो जाए, वो हमारा गलनांक कहलाता है। जहां बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए, वहां हम लोग कहते हैं बर्फ पूरी गल गई, पूरा बर्फ पिघल गया। समझ में आया? गलनांक और संगलन में क्या अंतर है? समझ में आया? एक बात, दोनों में अंतर समझ में आ गया? यहाँ ठोस से द्रव में परिवर्तन होने लगता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन होने लगता है, होने लगता है। लेकिन यहाँ परिवर्तन हो चुका है, ठोस से द्रव बन चुका है, बर्फ से पानी बन चुका है। यहाँ लेकिन बर्फ से पानी बनने स्टार्ट हुआ है, यहाँ बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ बन चुका है। आई थिंक अब ना उतरने वाली दीवार, अब कहीं नहीं जाने वाली परिभाषा। इसी परिभाषा को एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसी परिभाषा को एक और गलन या संगलन की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो आप अगर ये, वैसे तो ये याद रखो, दोनों को आप कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, तुलना करते हुए पढ़ेंगे, कहीं कठिन नहीं लगेगी। दूसरा हमें क्या लिख सकते हैं? गलने या पिघलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कह रहा है? गलने या पिघलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। मतलब ठोस से द्रव बन गया, मतलब गलन हो गया, मतलब ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संगलन बोलते हैं। यही तो हो रहा है, गलने या पिघलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं, आप एग्जाम में चाहे ये वाली याद करके जाएं या ये वाली याद करके जाएं, कोई भी जो आपको दोनों में से आसान लग रही है वो आप याद करके लिख करके आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। याद हो गया? दो हैं, दो टर्म्स पढ़े, अच्छे से पढ़े, टाइम लेके पढ़े, टाइम टेकन थे, कोई बात नहीं, टाइम दिया, लेकिन अच्छे से पढ़ा। लाइफ में कभी भी कॉपी ना उठानी पड़े। समझ में आया? गलनांक, गलन। अब आ जाते हैं क्वथनांक। क्या? क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। नहीं, क्वथनांक ब्लड प्रेशर नहीं। बीपी बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बीपी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। मतलब देखो, दो शब्द ज्यादा डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, गलनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। दो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपसे हर बार एग्जाम में पूछी जाएंगी, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक जहां कोई ठोस, वह तापमान, गलनांक पूछ ले, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। आपने देखा था लोहे को आपने 800, 600 सब टेम्परेचर दिया, नहीं पिघला, नहीं गलना स्टार्ट हुआ, द्रव बनना नहीं स्टार्ट हुआ। जैसे ही आपने 1800 टेम्परेचर दिया, वही लोहा पिघलना स्टार्ट हो गया। यानी कि 1800 वो टेम्परेचर क्या है? उसका गलनांक है। किसका? लोहे का। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल हो रहा पानी, देखो उबल रहा है पानी, बॉयल हो रहा मतलब उबल रहा। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है।
आपने देखा पानी को आप गर्म करने के लिए रखो, पानी को गर्म करने के लिए रखो, आप चाहे गैस पे चाहे कैसे भी किसी भी विधि से आप पानी को गर्म करो, पानी धीरे 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 गर्म होता है और जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तब जाकर पानी उबलना स्टार्ट करता है। आपने देखा, आपने नॉर्मल रख देते हैं, आप पानी इसको शुरुआत में रख देते किसी बाउल में, किसी केन वगैरह में आपने पानी रखा और गैस ऑन कर दी है, आपने देखा शुरुआत में ही नहीं पानी उबलने लगता है, धीरे 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 जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 से 10 फिर 30 फिर 50 फिर 80 फिर 95 फिर जैसे ही 100 होता है, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी उबलने लगता है। यानी कि पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपसे कोई पूछ ले जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना स्टार्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना स्टार्ट करता है, इसीलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? कोई भी चीज किस टेम्परेचर पे, कोई भी चीज किस टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट करती है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। पानी किस टेम्परेचर पर उबल रहा है? पानी आप चाहे उसे 50 दो चाहे 80 दो, नहीं उबलेगा। 50 टेम्परेचर दो या 80 दो, नहीं उबलेगा। जब तक उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दोगे, वो उससे पहले नहीं उबलेगा। क्योंकि पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी कि कोई भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना स्टार्ट करेगा। समझ में आया? कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पानी उबलना स्टार्ट करेगा। पूरी कहानी छप गई दिमाग में, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार आप इसे देख लो, आगे मूव करते हैं। चलिए आइए, आगे भी और डेफिनेशन है, देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 सीखी। गलनांक, कौन सी? गलनांक और उसके बाद संगलन या गलन ही का दूसरा नाम क्या था? संगलन। और तीसरी हम लोगों ने क्या सीखी? क्वथनांक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और जो गलन और संगलन पढ़ी, 3 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चौथे नंबर की पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? ऊर्ध्वपातन। क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग? ऊर्ध्वपातन ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। ये चौथा टर्म्स है जो हमें सीखना है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कोई ठोस अवस्था को, कोई चीज ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदले, ठोस से सीधे गैस में बदले, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदले। द्रव में ना, ठोस से सीधे गैस द्रव ना बने। जैसे मैंने इस लोहे को गर्म किया, मतलब इस प्लास्टिक को ही मान लो, ये प्लास्टिक है, मैंने इसे गर्म किया तो ये अभी ठोस है। अभी कैसी है? ठोस है। जैसे गर्म करेंगे तो ये पहले पिघलना स्टार्ट हो गई, पहले द्रव बनेगी और फिर और ज्यादा गर्म करेंगे तब ये गैस बनना स्टार्ट करेगी। मतलब ये प्लास्टिक है, अगर हम इसी को अभी गर्म करें, ये अभी ठोस है, गर्म करेंगे तो ये पिघलना स्टार्ट होगी। आपने देखा होगा कभी प्लास्टिक जलाई होगी तो वो पिघलती है, ये बहना स्टार्ट करेगी, पिघलना स्टार्ट करेगी। लेकिन और गर्म करेंगे, जब ज्यादा गर्म कर देंगे तब ये क्या? गैस बनना स्टार्ट होगी। तो अभी हम क्या करें, यहाँ सीधे ठोस से सीधे द्रव बनना है, मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस बनना। द्रव तो बीच में आ ही नहीं रही है, यानी कि ऐसा ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। कपूर, आपने कभी कपूर जलाया है? कभी कपूर जलाया? कपूर कभी आपने जलाया है? बिल्कुल जलाया होगा, पूजा पाठ में आपने किया होगा, या कभी ऐसे ही आपने जलाया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा। कपूर जलाने पे क्या होता है? कपूर को आग लगाएंगे तो आग क्या होगा? फिर वो ठोस होता है। कपूर हमारा कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस होता है। लेकिन जब हम उसे जलाते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलता, सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस। मतलब ये क्या होगा? ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन मतलब ये सीधे ठोस से सीधे गैस में बदलना। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि। कपूर गौरम
करुणावतारम संसारसारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। मतलब कपूर को हम लोग जब गर्म करते हैं, कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर सीधे क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। कपूर सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि कपूर हमारा कैसा है, ऊर्ध्वपातन। कपूर कैसा, ऊर्ध्वपातन। समझ में? और भी एग्जांपल है, नेप्थलीन की गोली। नेप्थलीन की गोली आप लोगों ने देखी है? आप लोगों ने देखी होंगी, सफेद कलर की होती है, छोटी छोटी सी, कंचे टाइप में होती है, सफेद कलर की। आपकी मम्मी वगैरह घर में यूज करती होंगी, जहाँ सीलन वगैरह ज्यादा रहती है, जहाँ कपड़े वगैरह रखते हैं, हम लोग देखते हैं कपड़े वगैरह रखते हैं, गर्म कपड़े वगैरह रखते हैं, या जहाँ नमी वगैरह रहती है वहां हम लोग सफेद नेप्थलीन की जो गोलियां होती है उन्हें रख देते हैं। आप रखो इस सीजन में, अगले सीजन में आप देखना वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेप्थलीन की गोलियां की सीधे ठोस होती हैं और सीधे गैस में बदल जाती हैं, द्रव में नहीं बदलती हैं। आपने देखा होगा, मार्केट में मिल जाता है, 10-10 रुपए का पैकेट मिलता है, आप कभी ले आना, कपड़े वगैरह में रखने होती है वो। ठीक है, कभी कहीं आपके गर्म कपड़े वगैरह रखे हैं तो कबड़ वगैरह में, जहाँ कपड़े ज्यादा रखे बहुत सारा, तो वहां रख देना है आपको। उससे क्या होता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते या आपको बदबू वगैरह नहीं आती है। तो नेप्थलीन की गोलियां भी कैसी होती है, ठोस होती है। नेप्थलीन की गोलियां क्या होती है, ठोस। ठोस से सीधे वो गैस बनती है, द्रव में नहीं बनती है। ठोस सीधे गैस, बिना द्रव में बदले। जो चीज ठोस से सीधे गैस में बन जाए, बिना द्रव में बदले सीधे कोई भी ठोस गैस में बदल जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो नेप्थलीन की गोली समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसे बोलते हैं क्या, इसका दूसरा नाम भी क्या है, नौसादर। कभी कभी आपसे पेपर में नौसादर करके पूछ लेगा। ठीक है, नौसादर और अमोनियम क्लोराइड दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी इससे पूछ लेता, कभी कभी इससे भी पूछ लेता है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड भी क्या, हमारी ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलेगी। अमोनियम क्लोराइड भी हमारा कैसा है, ठोस से सीधे गैस में बदलने वाला, द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। नौसादर इसी का नाम है। ठीक है ना, आपका नाम जैसे स्कूल का नाम कुछ और होता है, अब घर का नाम कुछ और होता है ना, मोटू, पतलू, काला, पीला, गोरा, नीला, आपके मम्मी पापा प्यार से नाम रख देते। वैसे इसका अमोनियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। अमोनियम क्लोराइड केमिकल नेम है नौसादर, इसका साधारण नाम है नौसादर, साधारण नाम है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, कमेंट बॉक्स में सेक्स आप लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला किस किस को पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आयोडीन भी हमारा कैसा है, आयोडीन भी हमारा क्या है, हमारा ऊर्ध्वपातन पदार्थ। मतलब आयोडीन क्या है, सीधे ठोस से गैस में बदलने वाला। यानी कि ये जितने भी लिखे हैं ये हमारे ऊर्ध्वपातन है, ये सीधे ठोस से हमारे किस में चेंज होते हैं, ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वपातन। याद हो जाएगी, यानी कि जो चीज जो सीधे ठोस से गैस में बदले, ठोस से गैस में बदले, ठोस से गैस में बदले, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। आप उसके एग्जाम्पल याद रख लेंगे, कपूर, नेप्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम नौसादर और आयोडीन। ये 4-5 है नाम, आप याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, निक्षेपण। क्या है, निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया। गैस से सीधे ठोस वापस, यहाँ क्या बनना था, ठोस से गैस बनना था, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन। यहाँ गैस से ठोस आ रहा है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। यानी कि अभी हमने कपूर को जलाया था, कपूर को हम वापस पा सकते हैं गैस से सीधे ठोस में पा सकते हैं। इसकी एक विधि है, किसी दिन आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल। मतलब हम कपूर जलाएंगे, अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी इसमें से, जिसे हम लोग वापस गैस बना के वापस हम लोग ठोस बना लेंगे। आप कभी प्रैक्टिकल करना, हम कराएंगे किसी दिन क्लास में कराएंगे, आपके सामने कराएंगे। तब तक आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या करना, आप एक किसी कटोरी में
कपूर ले लेना, ठोस होता है कपूर, कपूर ले लेना ठोस, और उस कपूर को गर्म करना, जलाना नहीं, नीचे से हीट देना, गर्म करना, वो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस किसके, उस बाउल के ऊपर, उस कटोरी के ऊपर एक कीप टाइप की रख लेना, कीप टाइप की, या कोई प्लेट रख लेना, आपके पास अगर कीप ना हो तो प्लेट रख लेना। तो वो ठोस कपूर क्या होगा, गैस बनकर उड़ेगा, उड़ेगा तो ऊपर जाके ठंडा होगा, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा। तो देखना ऊपर जाके जब यहाँ ऊपर कीप पे जाके चिपकेगा तो कीप पे क्या गैस टाइप में चिपक जाएगा। जैसे उसे आप ठंडा करेंगे, जैसे उसे ठंडा करेंगे तो वो ठोस बन जाएगा, यानी कि आप कपूर को फिर वापस प्राप्त कर लेंगे गैस से, फिर आपको कपूर मिल जाएगा। किसी दिन हम प्रैक्टिकल आपके सामने ही कराएंगे, ठीक है, आप परेशान ना, ठीक है। तो निक्षेपण क्या था, जो गैस से सीधे ठोस बने, गैस से सीधे ठोस द्रव्य नहीं आएगा, ये भी द्रव्य बिना आए, गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस बिना द्रव्य में आई, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण, निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, हिमांक, हिमांक, हिमांक वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पे की पॉइंट है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, परिवर्तित होना शुरू कर देता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। ये कुछ मिलती हुई जुलती दिख रही है गलनांक से, गलनांक से, वहां पे भी तो ये लिखा था, वहां बस यहाँ चेंज हो रहा था, यहाँ चेंज हो रहा था। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो रहा था, कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू स्टार्ट हो रहा था, गलनांक कहलाता था। यहाँ कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होना शुरू कर देता, वह उसका हिमांक कहलाता है। मतलब कोई टेम्परेचर ऐसा होगा, आपने पानी लिया, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना कोई द्रव, आपने पानी ले लिया, द्रव, कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। मतलब आपने पानी लिया एक बाउल के अंदर पानी लिया, उसे जैसे फ्रिज में रखा, आपने जैसे फ्रिज में रखा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पानी का टेम्परेचर वो होगा जब जिस पर वह पानी जमना स्टार्ट कर देगा, जमेगा नहीं, जमना शुरू कर देगा, जमना शुरू कर देगा। यही तो लिखा हुआ है, वह तापमान वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, यानी कि वो पानी जब जमना शुरू कर दे, यानी कि वो क्या कहलाएगा, वह टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता, हुआ नहीं है, होना शुरू कर देता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। हम लोगों ने कितने अभी तक पॉइंट पढ़ लिए, 6, अच्छे से पढ़े। गलनांक, संगलन, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण और हिमांक, ये 6 पढ़ लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना, इसे मिस बिल्कुल ना करें, नोट डाउन करते हुए चलें, रोज रिवीजन करते हुए चलें, आपको ये आगे बेनिफिट बहुत देंगे। अभी आपकी क्लास में भी बहुत बेनिफिट देंगे, 10th में भी काम आएंगे, 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। तो आप इन्हें संभाल कर जरूर रखें, एक एक को अच्छे से समझते हुए चलें, एक एक को रिवाइज करते हुए चलें, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए चलें, चीज़ों को समझते हुए चलें, आपको साइंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। इंजॉय के साथ पढ़ा रहे हैं, इंजॉय के साथ आप ही पढ़िए, कोई लोड लेना नहीं है। 10 मिनट की, 20 मिनट की रोज वीडियो देखें, रोज नोट्स बनाएं, रोज रिवीजन करें, आपको साइंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। ऐसे ही हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट डिलीवर करेंगे। अब आप देख रहे हैं ना, यूट्यूब पर या ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में पहले चैप्टर को इतना एक्सप्लेन नहीं करके कहीं पढ़ाया गया, इतना एक्सप्लेन करके कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। 9th क्लास का है ये, 10th और 12th में तो मान सकते हैं कि टीचर बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए इतना एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको इतने इसलिए एक्सप्लेन करा, आप नंबर तो अच्छे लाएंगे ही लाएंगे जब आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी की, एक एक लाइन बुक की, एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा आपके अच्छे मार्क्स के साथ साथ आपके अंदर ये साइंस भी तो डेवलप हो जाए, आपके अंदर साइंस आपको लगे तो कि हाँ बाकी में कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, हम सीख रहे हैं साइंस। एनसीईआरटी की एक एक
लाइन हम आपके अंदर डिलीवर करेंगे। आप पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। सर अभी तक पहला चैप्टर नहीं खत्म हो पाया, कितनी सारी वीडियो हो गई, ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर। आप पेशेंस के साथ समझते हुए चलेंगे, समझदारी के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप 3 महीने बाद अपने आप से पूछना, क्या वाकई में हमने जो साइंस पढ़ी है उस साइंस से हमें कुछ फर्क मालूम पड़ा? हम और बच्चों से आज अलग हैं? आप खुद अनुभव करेंगे कि वाकई में हम और बच्चों से आज अलग हैं, क्योंकि आज हम 9th क्लास हम जा चुके पार करके, लेकिन आज हम इतना सब कुछ सीख गए हैं। हो सकता है इतना हम नहीं सीख पाते अपने स्कूल में या कहीं और कोचिंग में। आप बस पेशेंस के साथ इसे देखते रहें, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, एक साथ भी नहीं डिलीवर कर रहे हैं। 10th में आपको इससे ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिलीवर कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। हम खड़े हैं आपके सामने, अभी छुट्टी के 4 महीने हैं, आराम से एंजॉय करोगे तो क्या है, आधा घंटा वीडियो देख लेना, पढ़ लेना, पूरे दिन मौज मारना, साइंस बहुत अच्छी करा देंगे। समझ में आया? जैसे ही 9th की क्लास की साइंस खत्म होगी उसके बाद हम लोग 10th की स्टार्ट कर देंगे, तुरंत ही जोड़े से जुड़ा। एक को सीखने के बाद दूसरा सीखते बहुत आसान लगता है। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। वीडियो को सीक्वेंस में देखें, रोज डेली के डेली देखें, मजा आने लगेगा आपको। अभी भी बहुत मजा आ रहा होगा, आपने बहुत कुछ लगने लगा होगा, हाँ वाकई में सीख रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।